एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन को। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को। तो पहला आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डुअल रिपोर्टिंग। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इनके डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है। टिपिकली ये फंक्शनल मैनेजर और प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स शेयरिंग। तो इसमें फैसिलिटेट किया जाता है एक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को सभी डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि मैनेज कर सके कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इसमें आता है कोलैबोरेशन। तो ये एनकरेज करता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन को और कम्युनिकेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है चैलेंजेस। तो ये कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसका एग्जांपल है लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लाइक IBM, जो कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है ताकि वो मैनेज कर सके अपने डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन को और ग्लोबल ऑपरेशंस को। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं उन कंपनीज़ के लिए जो कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होती हैं और जिनको मल्टी डिपार्टमेंटल कॉरपोरेशन जो होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट इसमें आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट आता है आउटसोर्सिंग। ये फोकस करता है एक्सटर्नल पार्टनरशिप के ऊपर ताकि परफॉर्म कर सके नॉन कोर एक्टिविटीज़ और क्रिएट किया जा सके एक फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल को। नेक्स्ट आता है कोर कॉम्पिटेंसीज़। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर और रिलाई करना चाहिए एक्सटर्नल एंटिटीज़ के ऊपर बाकी सभी बिजनेस फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये अलाउ करता है क्विक एडजस्टमेंट के लिए ताकि मार्केट चेंज और डिमांड के अनुसार क्विक एडजस्टमेंट किए जा सकें। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। तो ये एनकरेज करता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग को, जो कि अलाउ करता है इंडिविजुअल यूनिट या फिर पार्टनर ऑपरेट कर सके इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। तो ये मैनेज करता है और मेंटेन करता है क्वालिटी कंट्रोल को मल्टीपल एक्सटर्नल रिलेशनशिप के साथ, और ये कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि नाइक, जो कि इस्तेमाल करता है नेटवर्क स्ट्रक्चर को और ये रिलाई करता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। नेक्स्ट इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देख लेते हैं। तो ये आइडियल होता है उन कंपनीज़ के ऊपर जो कि फोकस करती हैं एजिलिटी के ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर और स्केलेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर या फिर सेल्युलर स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनोमस यूनिट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल्फ कंटेन्ड यूनिट या फिर सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। तो हर एक सेल जो है ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली और ये फोकस करता है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, मार्केट के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। तो ये एनेबल करता है फास्ट डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को, और ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रेस्पॉन्ड कर पाए चेंजेस के अनुसार। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो ये अलाउ करता है स्पेशलाइजेशन के लिए अलाउ करता है और एफिशिएंसी लाता है ये हर एक सेल के अंदर। इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन को लीड करता है और इसमें कोहेरेंस भी बहुत कम होता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को लेके सभी सेल के अंदर। इसका एग्जांपल है जैसे कि डेल, जो कि ऑपरेट करता है मॉड्यूलर अप्रोच पे और इसमें बहुत सारी बिजनेस यूनिट आती हैं जो कि फोकस करती हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या सर्विस। इसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये होती है कि ये उन कंपनीज़ के लिए आइडियल होता है जिनके अंदर फास्ट रिस्पॉन्स और स्पेशलाइज्ड अटेंशन की ज़रूरत होती है, और ये डिफरेंट मार्केट्स और प्रोडक्ट्स के लिए बहुत आइडियल होते हैं।